नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। खटीमा में सीएम धामी ने उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का किया लोकार्पण, बोले मिलेगा रोजगार। नवनियुक्त ईओ यूडी तिवारी ने संभाला नगर पालिका डोईवाला का पदभार, कहा विकास को गति देकर आदर्श नगर पालिका बनाना है उद्देश्य। हरिद्वार में कनकल थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, मुकदमा पंजीकृत। जसपुर मंडी कार्यालय में तीसरे सप्ताह भी राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम का किया गया ऑनलाइन परीक्षण। बीजेपी एमएलए ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, मंत्री हरक के विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। गदरपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। थराली उत्तराखंड के पर्यटन स्थल इन दिनों बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है। प्रकृति ने बर्फबारी से धरती को सजाने और संवारने का काम किया है। इन दिनों उत्तराखंड के तमाम पर्यटन स्थलों पर लाखों की संख्या में देश विदेश से सैलानी बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चमोली जनपद के थराली विकासखंड के पिंडर घाटी के तमाम पर्यटन स्थलों की, जहां 28 दिसंबर की देर रात हुई बारिश से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक हजारों की संख्या में यहां पहुंचकर प्रकृति की गोद में बसे ये सुंदर क्षेत्र को देखने पहुंच रहे हैं। भेकल ताल सहित तमाम पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। एक दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरई वन रेंज में क्रोकोडाइल सफारी और जंगल सफारी का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने चंपावत जनपद के टनकपुर स्थित नंदौर सफारी के गेट का लोकार्पण भी किया। सफारी लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा को पर्यटन के क्षेत्र में स्थापित करने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। अपने खटीमा दौरे पर सीएम धामी ने सुरई वन रेंज में यूपी बॉर्डर के पास ककरा में क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन किया। यह सफारी उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर इन दिनों चौतरफा घिरती दिख रही है। इस बार भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने ही अपनी सरकार के वन विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। खास बात यह है कि यह विभाग मंत्री हरक सिंह रावत के पास है। हरक सिंह रावत और भाजपा विधायक दिलीप रावत के बीच की आपसी टशन को पूरा प्रदेश जानता है। लेंसीडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने अब हरक सिंह रावत पर हमलावर रुख करते हुए वन विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। इस पत्र में विधायक दिलीप रावत ने लिखा है कि वन विभाग के कई निर्माण में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। यही नहीं, पेड़ों को काटे जाने से लेकर सभी अवैध काम वन विभाग के स्तर से किए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने अपने पत्र में प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी का फेवर लेते हुए लिखा कि एक ईमानदार अधिकारी को उसके पद से हटाया गया है, जबकि डीएफओ दीपक सिंह ने भी राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ऐसे में इन आरोपों की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। पत्र में लिखा गया है कि यदि इन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच होती है तो कई भ्रष्टाचार के मामले खुल सकते हैं। साथ ही इसमें इन मामलों की जल्द से जल्द जांच कराने की मांग भी की गई है। पार्टी कभी भी किसी परिवार के आधार पर वो टिकट नहीं देती। बहुत सारे लोगों की गिर दृष्टि इसलिए है क्योंकि मैंने 10 साल में अपने एक कार्यकर्ता को नाराज नहीं किया, एक ग्रामवासियों को मैंने नाराज नहीं किया। कुछ लोगों को भले काम नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने उत्तराखंड बनने के बाद 10 साल के, क्या मेरे से पूर्व के जो 10 साल का कार्य है और मेरा कार्य है, मैं उनसे 21 हूँ और यही स्थिति है कि मेरे सामने विरोधी कोई नहीं है। तो कुछ लोगों को लगता है कि फील्ड आसान है क्योंकि जो मैंने मेहनत से तैयार किया है, तो कुछ लोगों को लगता है कि आसान है, इसलिए वहाँ पर गिर दृष्टि वहाँ पर जमाए रखें। हरिद्वार में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं के हर की पैड़ी पर प्रदर्शन और नारेबाजी करने के दौरान हंगामा हो गया। हर की पैड़ी पर नारेबाजी करने पर गंगा सभा के महामंत्री और दूसरे पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई। इस दौरान गंगा सभा ने नारेबाजी कर रहे स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं को हर की पैड़ी से बाहर जाने के लिए कहा। इस बात पर दोनों पक्षों में लंबी कहासुनी हो गई। बमुश्किल गंगा सभा के पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को हर की पैड़ी परिसर से बाहर भेजा। माँ गंगा, गीता, गायत्री और भ्रष्टाचारी जो अफसर हैं, भ्रष्टाचारी नेता हैं, इनके खिलाफ पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन तैयार करेगा। सत्ताधारी विधायक से हर विधानसभा में जाकर स्वराज सेवा दल प्रश्न करेगा और जन चेतना रैली और परिवर्तन यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश का दौरा करेगा। स्वराज सेवा दल को अगर किसी ने भी बदतमीजी करी तो वही विधायक के घर के बाहर
आत्मदाह करेगा। स्वराज सेवा दल का एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अभी हम पूजन कर रहे थे और पूजन के बाद हम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि हम अब ऊपर जाएंगे और वहीं से जो भी हमारा मिशन है उसके लिए हम वार्तालाप करेंगे। लेकिन चूंकि आज माँ गंगा के तट पर भाजपा और कांग्रेस, कुछ पदाधिकारी भाजपा के हैं, कुछ पदाधिकारी कांग्रेस के हैं, और मैं माँ भगवती से ऐसी प्रार्थना करता हूँ, मैं उन सत्ताधारी नेताओं से कहता हूँ कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर उन लोगों को अपने किसी भी संगठन से न जोड़ा जाए, अपने किसी भी पार्टी से न जोड़ा जाए, क्योंकि यह माँ गंगा का अपमान है और यह स्वराज सेवा दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारा ये प्रयास भी रहता है, हर की पौड़ी पर जो भी व्यक्ति आता है, देखिए जो भी जिसकी राजनीतिक विचारधारा होती हो, चाहे वो किसी की राजनीतिक आस्था जो भी होती हो, लेकिन हर की पौड़ी में प्रवेश करने के उपरांत हम सभी सनातनी परंपराओं में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। जैसे हमारी जो भी राजनीतिक विचारधारा है या आस्था है, हम हर की पौड़ी के प्रवेश द्वार पर ही उसको उतार के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ हम सभी गंगा पुत्र हैं, यहाँ हम सभी एक सनातनी परंपरा के पालन करने वाले लोग हैं और हम सभी को यहाँ की मर्यादा का ध्यान भी रखना चाहिए और उसी के अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने बूथ प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों के साथ नए साल के आगमन पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनावों को लेकर पार्टी द्वारा निर्धारित की गई रणनीति से भी कार्यकर्ताओं और प्रभारियों को अवगत कराया गया। कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह है। मेरे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 1.25 साल से पार्टी की नीतियों को लेकर घर घर जन जन तक जा रहे थे। अब नववर्ष आने वाला है, तो नववर्ष आने वाला है, इसीलिए कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। इसमें हमारे पदाधिकारी, हमारी महिला मोर्चा की पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी सदस्य, ये लोग इसमें शामिल हैं और बड़ी तादाद में वो लोग आज एक साथ इकट्ठा हुए हैं जो पूरे काशीपुर विधानसभा में अलग अलग जगहों पर पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। हरिद्वार में कनकल थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से शहरी क्षेत्र में वाहन चोरी की कई घटनाएं सामने आ रही थी, जिस पर सक्रियता दिखाते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज किया। जगजीतपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस को संदिग्ध युवक दिखे। पूछताछ करने पर पता चला कि युवकों के पास बाइक चोरी की है और ये युवक मोबाइल और बाइक चुराकर उन्हें सस्ते दामों में बेचते हैं। पकड़े गए युवकों के पास से 4 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। वाहन चोर गिरोह का कनकल थाने में पर्दाफाश करते हुए सीओ सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि पकड़े गए युवकों पर पहले भी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। 2-3 दिनों से कनकल थाना क्षेत्र में सूचना आ रही थी कि कोई एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो चलते फिरते लोगों के मोबाइल छीन रहा है या छोटी मोटी चोरियां कर रहा है। तो इसमें कोतवाल साहब को हमारे द्वारा निर्देशित किया गया था, तो उन्होंने स्वयं और चौकी इंचार्ज जगजीतपुर के साथ मिलकर एक टीम बनाई। तो कल रात चेकिंग के दौरान इनको एक बिना नंबर की बाइक में 3 लड़के बैठे हुए दिखे, जो पुलिस चेक पोस्ट में पुलिस को चेक करते हुए देखने पर शक पकाए और भागे। तो पुलिस ने उनका पीछा किया, पकड़ा, तो पता लगा कि उनके पास जो ये बाइक है ये चोरी की है, जो ज्वालापुर थाने से पिछले 2-3 दिनों पहले चोरी हुई थी। और साथ ही इनके पास करीब 7 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। उनमें से एक मोबाइल यहीं थाना कनखल में 3 दिन पहले दिखाई गई एक रिपोर्ट का है, और बाकी जो 6 मोबाइल हैं सारे के सारे स्मार्टफोन हैं। तो उनके बारे में अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, उनमें जो आगे हमको अपनी साइबर सेल से मदद लेनी है वो होगी। और अच्छी बात ये है, आपको बताने में हमको अच्छा लग रहा है कि ये जो 3 लड़के हमने इसमें पकड़े हैं, ये तीनों पर ऑलरेडी 5-5, 6-6 मुकदमे कनखल और जनपद देहरा हरिद्वार के अन्य थानों में भी दर्ज हैं। तो मैं समझता हूँ कनखल थाने ने एक बहुत बढ़िया काम किया, और ये 3 लोग अगर हम इनको पुलिस हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं तो ये हमारे जो अपराध ये छोटे मोटे जो हो रहे थे इन पर लगाम लगेंगे। तो कहाँ पर चोरी करते थे? ये कहना है कि जो हरिद्वार का सिटी क्षेत्र है, कनखल थाना क्षेत्र, कोतवाली क्षेत्र, ज्वालापुर क्षेत्र में ये लोग टप्पेबाजी या बाइक कहीं खड़ी मिली उसको उठाना, इस टाइप का काम करते थे। और इनसे पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि चोरी करने के बाद ये सस्ते में इन वाहनों को बेच दिया करते थे। तो अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी आप लोगों से अपील है और एक मैसेज हम आम पब्लिक तक भेजना चाहेंगे कि जैसे इनका ये कहना है कि हम इनके नंबर प्लेट चेंज करके या बिना नंबर की मान करके किसी को भी सस्ते दाम पे बेच देते हैं। तो कोई भी पर्सन जो ऐसे बाइकें ख़रीदता है या
जिसको लगता है कि बहुत सस्ते में कोई टू व्हीलर मिल रहा है, तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये चोरी का या किसी अपराध में संलिप्त वाहन हो सकता है। अगर कोई ऐसी परचेजिंग की सोच रहा है तो उसको इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों पे पुलिस प्रॉपर कार्रवाई करे और ये घटनाएं आगे रुकें। कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय जसपुर में राष्ट्रीय कृषि बाजार या नाम परियोजना का तृतीय ऑनलाइन प्रशिक्षण किसानों, व्यापारियों, मंडी स्टॉप को दिया गया। मंडी समिति सभागार में प्रशिक्षक मोहम्मद मोहसिन और आरिफ मलिक द्वारा बताया गया कि किसान एफपी और आड़तियों को इनाम पोर्टल में पंजीकृत किया जा रहा है और किसान अपनी उत्पादन की गुणवत्ता मांगों की जानकारी के लिए मंडी समिति के लैब में निःशुल्क जाँच की सुविधा उपलब्ध है। ई नाम ऐप में फसलों की गुणवत्ता, मूल्य और व्यापार आदि की जानकारी आसानी से मिल जाती है। प्रशिक्षक द्वारा बताया गया कि संपूर्ण भारत में ही नाम मंडियों में काश्तकारों, आड़तियों और व्यापारियों को इनाम पोर्टल में पंजीकृत कर ऑनलाइन से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत किसान को अपनी फसल की गुणवत्ता के साथ ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त हो रहा है। मंडी बोर्ड द्वारा जो है प्रत्येक मंडी समिति को किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है, जिसके तहत आज तृतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मंडी समिति जसपुर में किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। किसान का जो है पेमेंट भी जो है ऑनलाइन उनके खातों में किया जाता है। इस प्रशिक्षण में लगभग 70-75 किसानों ने प्रतिभाग किया है और उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह समझा है कि इनाम पोर्टल है क्या और उनको क्या लाभ है। प्रशिक्षण तो इस बार अभी गवर्नमेंट ने जो हमें जो बोर्ड द्वारा दिया गया है वो सिर्फ 4 चरणों में दिया गया है। बीच बीच में प्रशिक्षण दिए जाते हैं और इसके अलावा भी जो है हम किसानों के बीच में जाके मीटिंगें करके, सभा करके उनको जो है जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं इनाम कार्यक्रम के, और किसान इसका लाभ ले रहा है। डोईवाला नगर पालिका में शासन ने फेरबदल करते हुए यूडी तिवारी को अधिशासी अधिकारी के पद पर भेजा, तो वहीं डोईवाला के अधिशासी अधिकारी ML शाह का स्थानांतरण हरिद्वार नगर निगम में कर दिया गया है। टिहरी से स्थानांतरित होकर डोईवाला नगर पालिका में पद संभालते हुए नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी यूडी तिवारी ने कहा कि डोईवाला की कुछ बड़ी योजनाएं हैं जो शासन में लंबित है, कोशिश करेंगे कि उन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। और नगर पालिका क्षेत्र के केशवपुरी बस्ती में ट्रेचिंग ग्राउंड के कूड़े का भी शासन के दिशा निर्देश पर कूड़ा निस्तारण करने के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान तेजी से हो, इसका प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा नगर पालिका डोईवाला में। कल मैं अपने ट्रेचिंग ग्राउंड में गया, वहाँ पे मैंने स्थिति देखी। वहाँ पर जो हमारा लीकेज वेस्ट है उसकी DPR शासन को भेज रखी है। जैसे ही शासन द्वारा हमें स्वीकृति मिलती है उस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा शमशान घाट का निर्माण भी लोग चाहते हैं जल्दी हो, तो इसमें क्या? शमशान घाट पे जो हमारा कहना है, शमशान घाट पे जो भी हमारी विद्युत कार्रवाई वो पूरी हो चुकी है। जैसे ही हमें वो मिलता है तो हम उसको पूरा कर लेंगे। कोविड के समय में तो पहले से ही जागरूक हैं। कोविड के लिए हम जब अपने बाज़ार में सैनिटाइज वगैरह करा रहे हैं, स्वच्छता के प्रति हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और प्रत्येक लोगों को हम जन जागरूकता के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से मास्क पहनने के लिए जो है वो प्रेरित करेंगे, ताकि जो है कोविड का उपचार किया सके। इस समय हम प्रत्येक दुकानदारों में जहाँ जहाँ प्लास्टिक जमा है उस पर छापेमारी की कार्रवाई करेंगे और आने वाले भविष्य में जो हम इस पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे ताकि हमारा शहर स्वच्छ और साफ रहे। आम लोगों से अपील कि साथ हैं प्रशासन का नगरपालिका। बिल्कुल, हम आम लोगों के साथ अपील करेंगे कि वो जो है अपने जो है पॉलीथीन का प्रयोग न करें और अपने जो है प्रत्येक नागरिक जो है अपने जूट के बैग लाए और उस पर अपना सामान ले जाए। किसी भी नागरिक कोई समस्या होगी तो हम उसके लिए पूर्ण रूप से समाधान के लिए तैयार हैं। राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ की 4 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। हड़ताल के चलते तहसीलों का कामकाज ठप रहा। राजस्व उप निरीक्षकों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अपनी 4 सूत्रीय मांग में एकीकरण न करने, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान संसाधन, 16वें राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक बैच के ठोस पुनर्गठन करने की मांग की है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। प्रांतीय कार्यकारिणी का 4 सूत्रीय मांगों का जो हमारा मेन लक्ष्य था
उसमें 23/12/2021 से हम जो है अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं, जिसमें से हमारी प्रथम मांग यह थी कि राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो का एकीकरण न किया जाए। दूसरा हमारा ये था कि समान कार्य, समान वेतनमान, समान संसाधन हमको दिए जाए। तीसरी हमारी मांग ये कि 16वें बैच के राजस्व उप निरीक्षकों को राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण में भेजा जाए। और चौथी मांग हमारी ये है कि 1/1/2006 से हमारा उच्चीकृत वेतनमान लागू किया जाए। यह 4 प्रमुख मांगें हमारी विगत कई वर्षों से हम मांगों के सरकार से लगातार इस बारे में वार्ता कर रहे हैं, लेकिन आज तिथि तक हमारी ये मांग पूरी नहीं की गई। और जब तक ये मांगें हमारी पूरी नहीं होती तब तक हम अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जारी रखेंगे। कॉर्बेट पार्क के ढिकाला घुमाने को लेकर बंजारा ट्रेवल्स ने चेन्नई के सैलानियों से एडवांस रुपए लेकर बुकिंग नहीं की, जिसके बाद पुलिस ने उनके पैसे वापस दिला दिए हैं। गौरतलब है कि जेता दत्ता और मनोज कुमार निवासी चेन्नई तमिलनाडु ने बंजारा ट्रेवल्स के एजेंट रमेश जोशी को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में अपने 10 साथियों के साथ घुमाने के 25 और 26 दिसंबर को ईमेल के माध्यम से बुकिंग कराई गई थी, जिसके लिए 28 सितंबर को रमेश जोशी को गूगल पे के माध्यम से 37,500 रुपए एडवांस दिए थे। लेकिन रमेश जोशी के द्वारा जिम कॉर्बेट की बुकिंग नहीं की गई और न ही रुपए वापस किए गए। संपर्क करने पर रमेश जोशी द्वारा अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया गया। जेता दत्ता द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली रामनगर में की गई, जिस पर कोतवाली रामनगर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए बंजारा ट्रेवल्स का पता लगाकर रमेश जोशी को कोतवाली बुलाया गया और उनके द्वारा बुकिंग के लिए लिए गए रुपए वापस दिलाए गए। मैं जेता दत्ता हूँ और ये मेरे 9 दोस्त हैं। हम 10 लोग साउथ इंडिया से हैं। हमने जिम कॉर्बेट की बुकिंग करानी चाहिए थी रमेश जोशी के थ्रू। उन्होंने हमसे एडवांस पेमेंट ले लिया था 37,500, जिसके बाद उन्होंने ना ही बुकिंग कराया और अब हम सबको ब्लॉक कर दिया, हम सबको अवॉइड करने लगे और 2-2.5 महीने तक हमें पेमेंट भी नहीं दिया। और जहाँ हम अब आए हैं घूमने किसी और एजेंसी के थ्रू, तो हमने कल उनको कॉल लगाया, वो बोले कि रामनगर में है और जैसे हमने उनको बोला कि हम भी यहीं पे है और मिल लो और पैसे दे दो, तब उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन। हम बहुत परेशान हुए और हम उत्तराखंड की पुलिस की मदद ली हमने, जिन्होंने बहुत तुरंत ही और बहुत खूबी के साथ उनको पकड़ के ले आए और बहुत ही थोड़े टाइम में पूरा मैटर सॉल्व हो गया। हमें अपने पूरे पैसे भी मिल गए थे। और एक स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी उत्तराखंड पुलिस को, SHO अरुण सैनी को और भूपिंदर सर को, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। सो थैंक यू एवरीबॉडी। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता, यहाँ ऐसी ही मानवता की मिसाल पेश की है पहाड़ परिवर्तन समिति की टीम के गगन कंबोज ने। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को मधुसूदन अपने परिवार के साथ जिम कॉर्बेट उत्तराखंड घूमने के लिए आए थे। 27 दिसंबर को अचानक मधुसूदन के सीने में दर्द उठा, जिसके बाद बेटी और पत्नी उनको लेकर रामनगर के एक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। जिसके बाद परिजन उन्हें काशीपुर सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिवार मुसीबत में आ गया, जिसकी सूचना जैसे ही पहाड़ परिवर्तन समिति की टीम के गगन कंबोज को मिली तो वो तुरंत परिवार वालों से मिले और उनको सहारा दिया। गगन कंबोज ने मानवता दिखाते हुए उन्हें अपने घर ले गए और सभी जरूरी कागजी कार्यवाही करते हुए विधि विधान से मधुसूदन की बेटी के हाथ उनका अंतिम संस्कार करवाया। जिला प्रशासन के निर्देश पर समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की ओर से नरेंद्रनगर स्थित सामुदायिक विकास भवन के झंडा मैदान में दिव्यांगजनों के समस्त प्रकार के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाए जाने के उद्देश्य से एक दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 139 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 67 लोगों को विकलांग प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिला प्रशासन की ओर से जिला नरेंद्र मोदी के निर्देश अनुसार में इस कैम्प का चौथा पार्ट, मैं चौथा पार्ट कहूँगा, जो 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त को हमने 3 पार्ट लगाए थे राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बवाड़ी में, जिसका इस जनपद के लोगों को विशेष लाभ प्राप्त हुआ। जिसमें हमारे मानसिक रोग विशेषज्ञ के 351 प्रमाण पत्र, 208 हड्डी रोग विशेषज्ञ के, 88 आँख के और कम से कम 101 लगभग ENT के गला नाक के प्रमाण पत्र बने, जो 773 प्रमाण पत्र थे। और ये विशेष उपलब्धि रही समाज कल्याण विभाग की और सहयोग विशेषकर उसमें मेरा स्वास्थ्य विभाग का, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ की जो टीम रेफरल संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उनके द्वारा विशेष सहयोग दिया गया। आज भी जो इसका चौथा पार्ट है जो नरेंद्र नगर में इस हॉल में लगा है, उसमें उनका आज विशेष सहयोग है, क्योंकि मानसिक बच्चों के प्रमाण पत्र बनते नहीं बहुत जल्दी से, जिसलिए देहरादून के बार धक्के खाने पड़ते हैं। और उनके सहयोग से आज हम इसका चौथा पार्ट लगवा रहे हैं और इसका विशेष सहयोग नरेंद्र की जनता को और जो हमारे और भी जनपद के लोग प्रमाण पत्र से छूट गए हैं, उनको इसका लाभ मिल पाएगा। स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण की ओर से एक संयुक्त दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इस दिव्यांग शिविर में दूर दूर से आए गए लोगों ने, जो दिव्यांग थे, उनको लाभ मिला और उन्होंने
अपने जो प्रमाण पत्र थे दिव्यांग के वो प्राप्त किए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन लोगों के प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया गया कि जो दिमाग से मंदबुद्धि होते हैं, उदंड होते हैं और बिना किसी अपनी सोच समझ के बसों पे या अन्य जगह पे पत्थर मारते हैं, आपस में झगड़ते हैं। जब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग से पूछा गया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि इस संबंध में सरकार ने कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है। तो मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप इस संबंध में भी एक शासनादेश जारी करें, ताकि इन जो बेचारे अपनी सोच समझ के अभाव में पत्थर फेंकते हैं या झगड़ते हैं, उनको भी इन दिव्यांग शिविरों का लाभ प्राप्त हो सके। अधिकारी टेहरी के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है, दिव्यांग शिविर। इसमें बहुत लगभग 139 लोगों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और 67 लोगों को यहाँ पर प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं। और यहाँ पर मुख्य बात देखने को मिली है कि क्योंकि जो आदेश डीएम की ओर से यहाँ पर निकाला गया था उसमें दिव्यांग का जिक्र भी किया गया था, साथ में उनके साथ मानसिक रोग के बारे में भी जिक्र किया गया था। और बहुत दूर दूर से इस जिले के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचे थे, दूर दूर से लोग पहुँचे थे और वो लोग यहाँ से मायूस होकर गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कि सरकार द्वारा उन्हें ऐसी गाइडलाइन तय नहीं दी गई कि यहाँ पर मानसिक रोगों का भी यहाँ पर प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, जबकि लोगों को रोष था कि हम ये देखकर ये सुनकर आए थे कि यहाँ पर हमारी समस्या को सुना जाएगा, हमारे प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। और इन लोगों का यहाँ से बहुत रुष्ट होकर गए हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार को अवश्य ही जो लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं राजेंद्र गुसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर। औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों के शोषण का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि ठेकेदारी प्रथा पर लगाए गए श्रमिकों को न केवल जब चाहे कंपनियों से निकाला जा रहा है, बल्कि श्रमिकों को ईपीएफ और ईएसआई का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही कुछ विकास नगर के अंतर्गत लांघा रोड पर स्थित स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी टेलब्रॉस में भी देखने को मिला, जहाँ बिना किसी कारण बताए कंपनी से निकाले गए श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन और ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, जबरन निकाले गए श्रमिकों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर आक्रोशित श्रमिक कंपनी के गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए और उन्होंने कंपनी में आने जाने वाले वाहनों को आने जाने नहीं दिया। वहीं लेबर कॉन्ट्रैक्टर अशोक कुमार का कहना है कि गलत आचरण करने वाले कुछ श्रमिकों को निकाला गया है, जबकि अन्य श्रमिकों ने खुद ही काम पर आने से मना कर दिया है, जिसमें कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है। समस्या ये है कि हमने कल बात करनी चाहिए कि हमारी गाड़ी अंदर कर दीजिए, तो तुरंत जो है लड़कों हमको बाहर ही कर दिया। पूरा मतलब जैसे ही हम बात करने गए कि सर ये हमारी जो गाड़ी आप अंदर कर दीजिए, तो कह रहे कि तुम बाहर जाओ। उसके बाद हम लोग सीधा बात करके तुम गेट से बाहर ही चले जाओ। कितने लोगों को बाहर किया गया? 13 लोगों को बाहर किया। तो कब से काम कर रहे हैं आप लोग और क्या कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की यहाँ पर कंपनी में? सर हमें ना तो कभी पीएफ के बारे में पता करता है, पूछते हैं तो सीधा हमें धमकी जाती है बाहर कर दिया जाएगा। सैलरी स्लिप नहीं मिलती, ईएसआई कार्ड है वो भी हमें नहीं मिलता। इंश्योरेंस वगैरह कराया कुछ ठेकेदार ने आप लोगों को? नहीं, वो कुछ नहीं किया। कभी शिकायत किया आप लोगों ने? शिकायत हम इसलिए पूछते हैं सर क्योंकि हमें तुरंत बाहर कर दिया जाता है। अगर हम पूछते भी हैं तो तुरंत हमें जो है ये बोलते हैं कि चलो तुम गेट से बाहर चले जाओ। इस तरह जो है 4 लड़के पहले ही बाहर किए और हमने कल इस बारे में बाइक के बारे में बात करी तो हमें तुरंत बाहर कर दिया। तो अभी आप लोग आए हो, कुछ बात हो पाई है अभी तक? अभी तो कुछ बात नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हारे लिए बार बार बाहर ना कंपनी ने निकाला इनको ना ठेकेदार ने निकाला, बाहर ये अपनी मर्जी से गए। क्योंकि मैंने कल जो इन्होंने हंगामा किया कंपनी के अंदर, मेरे को इन्होंने किसी ने सूचना नहीं दी। पहला इनका फर्ज था कि मेरे को बुलाना चाहिए था, मैं बात करता, जो भी मैटर था इनका पार्किंग का मैं खुद बात करता। उसके बावजूद कंपनी से मेरे को फ़ोन जाता है कि ऐसे ऐसे लड़कों ने ये किया। मैं आया, मैंने आते ही पहले इन्हें पूछा भाई काम किसने करना है? जिसने काम करना है प्लांट के अंदर चले जाओ, जिसने नहीं करना है अपने घर चले जाओ। तो ये 13-14 लड़के थे, इन्होंने बोला हमने करना ही नहीं है काम, तो इस कारण ये बाहर गए। ना कंपनी ने इनको निकाला ना ठेकेदार के थ्रू निकले। तो क्या वजह है इनको यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा है? वजह सिर्फ सर पार्किंग की थी, पार्किंग बाहर की इनकी। अब इनका क्या इशू रहा होगा, तो कल इनको बोला था आज शांत रहो, कल बात करके जो भी होगा वो हो जाएगा। तो ऐसा क्या कारण है जो पार्किंग बाहर करनी पड़ रही है? अंदर मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उनकी कोई पार्किंग की व्यवस्था अंदर नहीं है? इन्होंने कैजुअल जो लड़के हमारे उनकी कारों की पार्किंग बाहर की। सर क्यों ऐसे क्यों है, जबकि ये भी इसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और इनको बाहर इनके मान लो अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन लेगा? अब इनका कहना है कि जितनी हमें सैलरी नहीं मिलती है उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? सर आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं चला। और दूसरी बात रही, जब ये लोग अपने कॉन्ट्रैक्टर को ही नहीं कुछ समझ रहे,
पहला फर्ज इनका क्या था, मेरे को सूचना देना। जब मेरी जिम्मेदारी सारी है इनकी, मैं खुद बात करता, प्यार से बात करता, मैं कंपनी से बैठ के सारा सोल्व करवा देता हूँ। जब इन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन कुछ ही नहीं दी तो क्या करना। नहीं, इनका आरोप ये भी है कि अगर हम किसी भी बात को लेकर के अगर कॉन्ट्रैक्टर या फिर कंपनी प्रबंधक के पास जाते हैं 4 बैठे में, तो वो हमें सीधा जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तुम कौन होते पूछने वाले। अरे सर, इस कंपनी के अंदर ये काम कर रहे हैं। जो टालब्रोस कंपनी है उसके द्वारा कल 27 तारीख को किसी बिना पूर्व सूचना या किसी बिना पूर्व नोटिस के अचानक 3:30 बजे की इनकी शिफ्ट थी, 4 बजे इनको कंपनी से 13 श्रमिकों को ये कह के बाहर कर रहे कि तुम कंपनी से निकाल दें। और ये 13 श्रमिक जो है पिछले 6-7 महीने से यहाँ कार्यरत हैं। और पूर्व में भी क्या होता है कि इसमें कोई श्रमिक अपनी सैलरी के बारे में पूछता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है, कोई अपने पीएफ के बारे में पूछता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है, कोई ईएसआई कार्ड इनके बने नहीं। और आप देखिए कि इंश्योरेंस तक किसका। आप लोगों ने शिकायत की है, क्या क्या कुछ है अभी तक? अभी तक इससे पहले भी कई बार शिकायत हुई? बिल्कुल, एसडीएम साहब ने पूर्व में भी इस कंपनी के जो जीएम है उनको बिठा के और प्रशासनिक तौर पर उन्होंने माना कि हाँ गलती, और पूर्व में भी इस तरह के चीज़ें जो है उन्होंने स्वीकार करके उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी इनको कई बार नोटिस दी। लेकिन अभी जो ताज़ा घटना है वो इस प्रकार है, देखिए अब इनकी बाइकें यहाँ खड़ी सामने, और इनका कहना था कि जो रेगुलर श्रमिक है वो अंदर बाइक खड़ी करते हैं, और ये जो वैसे श्रमिक के बेचारे जो डेली ठेकेदारी उस पर है उनकी बाइकें आप ही लगा लीजिए कि यहाँ से रात को 11 बजे 12 बजे छूटती है, किसने बाइक चोरी को होगी किसी, तो इनकी 9-10 हज़ार सैलरी है, 60-70 हज़ार की बाइक किसी ने टक्कर मार दिया है नेशनल हाईवे। तो आप सोचिए कि इस तरह का इन श्रमिकों के साथ शोषण, और ये हिटलर शाही पूरे कंपनी द्वारा चल रही है कि ये जब चाहे किसी को हटा दे, वो श्रमिक का मतलब कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। 20 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता पर कुछ लोगों द्वारा मारपीट के मामले से ठीक से कार्रवाई न होने पर नाराज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गदरपुर थाने पहुंचकर बचे हुए आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए सब इंस्पेक्टर राहुल राठी को पत्र सौंपा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन ने कहा कि कुछ दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद उन्होंने गदरपुर पुलिस को तहरीर सौंपी थी और गदरपुर पुलिस ने उस पर अभी तक ठीक से कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते मजबूरन हमें दोबारा मांग पत्र सौंपना पड़ा है और कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर 72 घंटे में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन भी कर सकते हैं। 9 दिसंबर को कुछ मुस्लिम समाज के युवकों ने योजनाबद्ध तरीके से अमित डिगना के घर पहुंचकर कुछ मारपीट करी, कुछ अभद्रता करी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और एसओ साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन घटना के 20 दिन होने के बाद भी जो और मुलजिम जो आरोपी हैं, हमलावर हैं, मैं तो हमलावर कहूँगा ना, जो शाम को 8-9 बजे रात में ब्रॉड डे लाइट में कहना चाहिए, ब्रॉड में मुख्य सड़क में ये वारदात कर सकते हैं, तो उनकी कितनी हिम्मत रही होगी। यही हिम्मत उनकी बरकरार है क्योंकि गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम तो आज माननीय एसओ साहब से यही निवेदन करने आए थे। 20 दिन हो गए हैं, मामला संगठन का है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का है, देहरादून तक बात पहुंच चुकी है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो एसओ साहब तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रैली कल होनी है उसमें और पूरा स्टाफ वहाँ गया हुआ है। तो यहाँ जो हरीश आर्या जी हैं और राठी जी हैं, इन्होंने 3 दिन का समय मांगा है कि 72 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करेंगे निष्पक्ष, और 72 घंटे के अंदर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो मजबूरी में हमें प्रदेश भर पर इसका आंदोलन करना पड़ेगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।